हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी इसके पहले हमने डिस्कस कर दिया था मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड। तो मैकेनिज्म पेरोक्साइड में मैंने कुछ पॉलीविनाइल कंपाउंड्स या पॉलीविनाइल पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे भी बचे हुए पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने एक चीज बता दिया था कि अभी मैं जितने भी पॉलीमर्स पढ़ा रहा हूँ विनाइल पॉलीमराइजेशन, इसमें मैं सारे फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म यूज कर रहा हूँ। तो फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म में मैं सब जहां पे भी आपको पेरोक्साइड दिखती है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले कंपाउंड्स लेते हैं पॉलीमर्स, पॉलीविनाइल एसीटेट, इसको शॉर्ट में पीवीए भी बोला जाता है। इसमें जो मोनोमर यूज होता है वो होता है विनाइल एसीटेट। मैंने बोला अभी जो भी सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ विनाइल ग्रुप को ही लेकर पढ़ा रहा हूँ। विनाइल ग्रुप मैंने क्या बताया था, विनाइल ग्रुप जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि विनाइल ग्रुप ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आप कोई ग्रुप लगा दीजिए, तो ये आपका विनाइल ग्रुप होता है। अब हम देखते हैं पीवीए के बारे में। तो पीवीए के बारे में सबसे पहले क्या लिया जाता है, इसका मोनोमर क्या होता है विनाइल एसीटेट, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है पेरोक्साइड के, और किस में कन्वर्ट हो जाता है पीवीए में, पॉलीविनाइल एसीटेट में। ये विनाइल एसीटेट था, किसमें कन्वर्ट हो जाता है पॉलीविनाइल एसीटेट में। मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, आपको सीधे से पता है कि डबल बॉन्ड टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केवल सिंगल बॉन्ड में, और कोई फर्क नहीं पड़ता। CH2 है, इधर भी CH है, OCOCH3 CH2 CH OCH3, बट डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है कि मैं डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, पहले इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, इट इज ए सॉफ्ट रबर पॉलीमर। दूसरा होता है इन मेकिंग प्लास्टिक इमल्सन पेंट्स, पेंट्स जो होता है ना घरों में यूज होता है प्लास्टिक इमल्सन पेंट, वहां पे यूज होता है, प्लास्टिक पेंट भी बोलते हैं इसको। अब दूसरा आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैन। इसको जनरली पैन से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये ऑर्लान या एक्रोनाइट्राइल एक्रिलीन कपड़े वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो देखिए कैसे प्रिपेयर होता है। पैन इसका नाम होता है पॉली एक्रोलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसमें मोनोमर क्या यूज होता है, देखिए ये सब जो स्टार्ट वाले होते हैं सब आपके क्या होते हैं मोनोमर, ये सब आपके मोनोमर्स होते हैं। यहाँ पे मोनोमर वगैरह यूज होगा एक्राइलोनाइट्राइल, ये है कंपाउंड CH2CH CN लग जाने से, CN आपको पता है नाइट्राइल ग्रुप होता है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया कुछ नहीं चेंज होता है यहाँ पे, ये बस डबल बॉन्ड से क्या होता है सिंगल बॉन्ड। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बुक की हेल्प से थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे आप लिख के ही यूज किया करिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ। अच्छा इसका एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे हमारा एक्राइलोनाइट्राइल होता है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। तो पहले हम एक्राइलोनाइट्राइल को प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे होता है, एसिटिलीन गैस को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कॉपर क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में। इससे रिएक्शन कराने पे हमारा क्या फॉर्म हो जाता है एक्राइलोनाइट्राइल। तो आप देख रहे हैं जैसा कि कैसे फॉर्म हो गया H+CN। आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए, किधर भी ब्रेक कर दीजिए, माइनस प्लस दोनों तरफ सेम है, H+CN माइनस, तो H+ आपका किसके साथ माइनस के साथ, CN इसके साथ, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ये आपका फॉर्मेशन हो गया। इसका यूज कहाँ होता है, इट इज ए हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाई होती है, क्यों, क्योंकि हार्ड होता है तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। दूसरा होता है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ ऑर्लान एंड एक्रिलेन कंपाउंड, सॉरी कपड़े वगैरह का यूज होता है ऑर्लान वगैरह, तो यहाँ पे बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम कुछ और यहाँ पे एक मैंने टॉपिक छोड़ा है बुना गैस, वो उसको जो मैं रबड़ पढ़ाऊंगा तो वहां पे उसका यूज किया जाएगा रबड़ की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि पॉलीविनाइल क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पॉलीविनाइल क्लोराइड और PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन और एक आपका पैन, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो LDP और HDP सब इंपॉर्टेंट है, ये तीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए PVC के बारे में पढ़ते हैं। PVC का नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का पाइप भी आपने सुना होगा, पाइप वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, जो घरों में यूज होता है पाइप बनाने में, या सबमर्सिबल वगैरह में जो पाइप यूज की जाती है वो सारे पाइप्स वगैरह PVC के ही बनाए जाते हैं। अब देखिए जनरली क्या यूज होता है, इसका मोनोमर क्या लिया जाता है विनाइल क्लोराइड। मैंने क्या बोला, यहाँ पे CH के साथ Cl लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्या बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको PVC भी बोलते हैं।
मैंने सिंपल सा बोला था, डबल से क्या हो जाता है ये सिंपल सिंगल बॉन्ड में, जैसा कि मैंने मैकेनिज्म आपको पहले ही बता दिया था। तो वैसे ही मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और बार बार यही चेन आपकी जुड़ती चली जाती है। अब देखिए इसका एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाई जाती है एक्चुअल में। तो हम एसिटिलीन गैस पे HCl को मरकरी आयंस के प्रेजेंस में पास करा देते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी, कहीं भी हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस और ये आपका प्लस, ये माइनस प्लस आपका माइनस पे माइनस आपका प्लस पे, ये बना देगा आपका विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का बना के तब हम उसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन में यूज करते हैं और हमारा बनता है PVC। नेक्स्ट हम इसके यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, सो इट इज ए यूज्ड कोटिंग वायर्स एंड केबल्स। जैसा हमें पता है कि जितने भी वायर्स वगैरह होते हैं उनका ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग होता है, व्हाइट कलर का कोटिंग होता है। तो सारे कोटिंग्स किसकी वजह से होते हैं, उसमें जो कोटिंग के मटेरियल्स यूज होते हैं वो सारे आपके क्या है, PVC के हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है तो लाइट वगैरह की लगने की डर नहीं होती है, इसलिए हम वायर्स में जो कोटिंग करते हैं, ये आपका वायर्स है, उसके बाद जो कोटिंग कलर से होती है पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए वो आपकी इसी चीज की बनाई जाती है। सेकंड इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड मेकिंग ग्रामोफोन एंड पाइप। मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या होता है, पाइप वगैरह में। जितने भी पाइप्स वगैरह आप घर पे यूज देखते हैं वो सारे पाइप्स इसी के बनाए जाते हैं। और थर्ड क्या होती है, इट इज ए मेकिंग अ रेनकोट। रेनकोट भी बनाया जाता है क्योंकि स्मिथ भी इसको अगर मेल्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो ये मेल्ट भी हो जाते हैं। तो मेल्ट होने के बाद हम इसको जिस शेप में चाहे उस तरीके से बना सकते हैं और सॉफ्ट भी होता है। तो रेनकोट भी बनाया जाता है इसका, हैंड बैग्स भी बनाए जाते हैं जो लेडीज वगैरह जेंट्स यूज करते हैं। और साथ में शूज का सोल, जो सैंडल या शूज वगैरह होता है उसके नीचे वाले सोल जो होते हैं वो इसी मटेरियल्स के बनाए जाते हैं क्योंकि स्मूथ होता है, सॉफ्ट भी होता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेफ्लॉन, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। तो इसके प्रिपरेशन में हम क्या ले लेते हैं, इसमें जो हमारा मोनोमर यूज होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूरे पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर। अगर आपको मोनोमर भी पता है तो फिर आपको पॉलीमराइजेशन आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। मोनोमर्स को आपको यूज कैसे करना है, जितना भी मैंने कहा एडिशन पॉलीमराइजेशन बनाया, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक ही मोनोमर यूज होता है और वही मोनोमर बार बार रिपीट होकर पॉलीमर बनाता है। तो सबसे अच्छा हमें याद रखने का तरीका क्या है, इसमें केवल और केवल एक ही चेंज होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है बस। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मल्टीपल मोनोमर्स यूज होते हैं, एक नहीं दो या दो से अधिक भी मोनोमर्स यूज होते हैं, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होती है। बट एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपल से आपको कुछ नहीं याद करना है, केवल मोनोमर्स पढ़ना है। तो मोनोमर्स अगर आपका तैयार है तो फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन पूरा तैयार है। देखिए यहाँ पे इसका मोनोमर्स क्या यूज हुआ है, जो लेफ्ट में रहता है मोनोमर्स है और ये क्या है पॉलीमर। तो यहाँ पे मोनोमर्स आपका यूज होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। ये टेट्राफ्लोरोइथीन है। देखिए ये C डबल बॉन्ड आप इसको ऐसे में लिख दीजिए, F2C कर दीजिए। तो देखिए C डबल बॉन्ड ये एथीन ग्रुप है पूरा और साथ में एक 4F है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरीन है इथीन। इसको किसके प्रेजेंस में कराते हैं, O2 मतलब यही हो गया ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो यह डाइऑक्सीजन भी बोलते हैं इसको। डाइऑक्सीजन भी आपका क्या बोलता है, फ्री मैकेनिज्म यूज होता है। मैंने पहले ही बताया था कि बेंजाइल पेरोक्साइड लीजिए, H2O2 लीजिए या तो डाइऑक्सीजन लीजिए, ये सब आपके फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म के कैटलिस्ट है। इसमें होता क्या है, बस डबल बॉन्ड ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सिंगल बॉन्ड में। ये सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम होता है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इसका यूज क्या होता है, पहला यूज होता है इट इज अनअफेक्टेड बाय सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट से अनअफेक्टेड होता है, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में अगर इसको डिजॉल्व करें तो उस सॉल्वेंट का इफेक्ट इसके बॉडी पे या सरफेस पे नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग या इसको आप बॉइलिंग एसिडिक एंड एक्वा रेजिन एट, इसको हम किस टेम्परेचर पे बॉइल कर सकते हैं, 598 केल्विन पे हम एक्वा रेजिन में, या तो बॉइलिंग एसिड के साथ भी बॉयल कर सकते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दूसरा देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड मेकिंग वॉल्व, सील, पंप, पैकेजिंग etc। ये जो सबमर्सिबल या जो भी नल वगैरह पंप वगैरह बनाई जाती है प्लास्टिक की, प्लास्टिक नहीं, जो भी पंप में पैकेजिंग होता है, मतलब उसको सील करने के लिए जो यूज किया जाता है मटेरियल्स, वो आपका PTFE का होता है। यहाँ पे देखिए मेकिंग वाल्व, आप नट वगैरह देखे होंगे जिससे बड़े बड़े वाल्व्स यूज होते हैं कसने के लिए, तो वो वाल्व इसका बनता है सील करने के लिए, जो सीलिंग यूज की होती है
कंप्लीटली कहीं से एयर ना पास हो या लीकेज ना हो वाटर की, वो सीलिंग इसी से बनाई जाती है। और पंप की पैकेजिंग, जितने भी पंप आप देखते हैं घरों में, पाइपलाइन बिछाई जाती है नल वगैरह के या सबमर्सिबल के अंदर जो पाइपलाइन रहती है, उसको पैकिंग करने के लिए भी जो मटेरियल्स यूज किया जाता है वो इसी का बना होता है। तो ये आपका डिस्कस मैंने कर दिया कंप्लीट। इसमें बुनायास को मैंने छोड़ा है, एकाक और पीएमएम में छोड़ा है कंपाउंड्स, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुनायास को मैं डिस्कस करूंगा जब रबर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में डिस्कस करूंगा, तो वहाँ पे बुनायास को पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, यहाँ पे 2 और मोर देन 2 डिफरेंट मोनोमर्स यूज होते हैं। उसमें होता क्या है, मोनोमर्स का एडिशन होता है जिसमें कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। वो छोटे मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, वाटर होता है, अमोनिया होता है, CO2 होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का HCl होता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स का लॉस होके वो दोनों मोनोमर आपस में ऐड होके आपका एक नया पॉलीमर बनाते हैं। तो इसमें हम 3 टाइप्स के पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मैं पढ़ूंगा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में 3 टाइप्स के पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। तो पहला हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे पॉलीइमाइड्स के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे रेजिन के बारे में। तो पॉलिस्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिस्टर में हमें पढ़ना है पहले टेरलिन, इसको डेक्रान भी बोलते हैं। टेरलिन और डेक्रान के बारे में, ये आपका डेक्रान है, टेरलिन के बारे में आर डेक्रान, और दूसरा कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम ग्लिप्टल के बारे में। तो ये आपका पॉलिस्टर में आता है। दूसरा हम पढ़ेंगे पॉलीइमाइड। पॉलीइमाइड में 3 कंपाउंड्स पढ़ना है, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 और नायलॉन 6, ये 3 पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पे रेजिन के बारे में। तो रेजिन में 2 टाइप के रेजिन होते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम बेकेलाइट भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको आप लिख लीजिएगा, बेकेलाइट भी बोला जाता है। बेकेलाइट का यूज कहाँ होता है, जैसे हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, कुकर के हैंडल आपने देखा होगा, गाड़ी मोटर्स के वगैरह में हैंडल यूज होता है। उस हैंडल को जो केतली वगैरह पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल रहता है ब्लैक कलर का, वो मोस्टली आप कुकर देख लीजिए, कुकर में जो ब्लैक रंग की हैंडल होती है वो बेकेलाइट की बनाई जाती है। और दूसरा इसमें पढ़ा जाता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये 3 हमें 2 इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिस्टर के बारे में। तो पॉलिस्टर में हम यूज करेंगे टेरलिन के बारे में, उसके बाद ग्लिप्टल के बारे में। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पे लॉस होता है छोटे मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे हम पॉलिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिस्टर में 2 चीज डिस्कस करना था, टेरलिन और ग्लिप्टल। तो टेरलिन के बारे में देखते हैं। टेरलिन में यहाँ पे मोनोमर्स जो यूज होता है उसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल और टेट्राटरथैलेट, ये पी यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको नाम आप बोलने के लिख लीजिए, होता है पी यहाँ पे साइलेंट होता है, टेट्राटरथैलेट बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है और साथ में यहाँ पे टेट्राटरथैलेट, बहुत बुक में इसको क्या करते हैं थैलिक एसिड भी यूज किया जाता है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे हम थैलिक एसिड यूज करते हैं तो थैलिक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा। अगर हम टेट्राथैलेट यूज करते हैं यानी एसिटेट ग्रुप यूज करते हैं यानी एस्टर ग्रुप यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा CH3OH का लॉस होगा। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइए, बुक में यूज करेगा तो आपका H2O रिमूव करेगा। मैंने यहाँ पे थैलेट लिया, एसिटेट ग्रुप लिया, तो यहाँ पे CH3OH, मैंने पहले बोला था कि 4 मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, CH3OH मिथेनॉल और HCl रिमूव होता है, H2O रिमूव होता है, NH3 रिमूव होता है और साथ में CO2 भी रिमूव होती है। कंडीशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। तो जो भी आप यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिमूवल होगी। अब देखिए ये हो गया टेट्राथैलेट, जो अब इसमें हम यूज करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का या इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका CH3O और इसका H ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और साथ में इसका H और इधर से CH3O ये रिमूव हो जाता है। अब हमें पता है कि ये एन टर्म्स यूज किया गया है, ये भी आपका एन टर्म्स यूज किया गया है, तो दोनों जो निकले होंगे यहाँ से ये भी आपका क्या होगा, एन टर्म्स ही यूज होगा।
ये भी यहाँ CH3 जो निकला होगा ये भी N मॉलिक्यूल्स निकला होगा। तो इसके लॉस के बाद जो चीज बचता है उसको एज इट हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ये पूरा ग्रुप निकल गया, इधर से आपका CH3 और H, ये CH3OH इधर से निकला, इसका CH3O। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ से हम H निकाल रहे हैं, यहाँ से CH3O निकाल रहे हैं। ऐसा है कि कई मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इसके भी N मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके भी N मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये आपस में मिक्स हुए होंगे एक जगह कहीं पे, तो वहां से CH3OH CH3OH निकल रहा है। अब इसको हम एक साथ एक ही साथ आके तो दिखा नहीं सकते कि CH3OH कैसे रिमूव हो रहा है, तो पर्टिकुलर एक जगह पे मिक्स होंगे N मॉलिक्यूल्स, इसके N मॉलिक्यूल्स इसके, सब जगह से CH3OH की फॉर्मेशन होगी और जो बचा होगा वो आपस में जुड़ जाता है। तो ये पूरा ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे निकल चुका है, तो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ओपन स्पेस क्योंकि यहाँ से निकला होगा, तो प्लस या माइनस जो भी बना होगा फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म में, तो ये यहाँ से निकल गया। अब ये बचा ये कंपाउंड्स, ये वाला पूरा कंपाउंड CH2 दो बार आता है, इसको मैंने एक साथ लिख दिया CH2, इसका O बचा है, H निकल चुका है, यहाँ से O बचा है, H निकल चुका है, तो O इधर बचा है। तो ये पूरा कंपाउंड जो होता है इसी को बोलते हैं टेरिलिन या डेक्रामी बोलते हैं। तो ये आपका कंपाउंड था, ये बस याद रखिएगा नोट करके, ये ही 5 मॉलिक्यूल्स आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में निकल सकते हैं, इससे बाहर कोई नहीं होता है। अब दूसरा हम देखते हैं ग्लिप्टॉल। ग्लिप्टॉल में क्या यूज किया जाता है, इसमें लिया जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल आपका कैटलिस्ट होता है, और साथ में थैलिक एसिड, इसको क्या बोला जाता है, थैलिक एसिड। ये आपका थैलिक एसिड है, पैथैलिक मत पड़ेगा, पी यहाँ पे साइलेंट होता है, ये थैलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे थैलिक एसिड आपका होता क्या है, ये वाला जो ग्रुप होता है एक्चुअल बनाते कैसे हैं, तो बेंजीन का जो आर्थो आर्थो वाला पोजीशन होता है ये, और ये आर्थो आर्थो पोजीशन पे हम क्या करते हैं, COOH को ग्रुप को जोड़ देते हैं इसी के साथ। अभी COOH हो गया, यहाँ पे COOH हो गया, साथ में हमने क्या किया CH2H। अब देखिए थैलिक एसिड लिया तो यहाँ से क्या रिमूव होगी, वाटर, इसका OH इसका H जाएगा, ये वाली पूरी मॉलिक्यूल यहाँ पे रही होगी, तो इसका OH इसका H एक साथ जाएंगे, इसका OH इधर से आप देख लीजिए, यहाँ से आप, ये एक तरह से मैकेनिज्म है, ये OH यहाँ से, तो यहाँ का OH गया होगा तो CO के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये वाला स्पेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ से गया होगा तो ये, अब ये इसका H और इसका OH निकल के बाद में OH बना दिए, इसका स्पेस ओपन रहेगा, इसका स्पेस ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा, क्योंकि और भी जितने चेन आएंगे वो इसी तरीके से जुड़ते जाएंगे। बाद में यहाँ पे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो या एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो, उसके अकॉर्डिंग जैसे जरूरत होगी H+ की जरूरत होगी, H- की जरूरत होगी, हम रिमूव करके फिर से उसको कंडेंस पॉलीमर बना लेंगे। तो ये आपका होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, साथ में थैलिक एसिड यूज किया, वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, N मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स यूज हुआ वो N टर्म्स है, ये दोनों आप N लिख लीजिएगा। तो N मॉलिक्यूल्स यूज हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, जो बचा वो ऐड होके जुड़ गया, तो यहाँ पे आपका बन गया ग्लिप्टॉल। इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज थर्मोप्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है ये, और दूसरा यूज इसका क्या होता है, इट इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लीकर बनाने में भी यूज करता है। लीकर रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा माल, और साथ में पेंट्स बनाने में भी यूज होता है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिस्टर हो गया आपका, पॉलीमाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप इसको। नायलॉन 66, तो नाम से ही पता चलता है कि नायलॉन 66 आपका क्या होता है, यहाँ पे दो मोनोमर्स यूज होते हैं, एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में आपके 6 कार्बन यूज होते हैं और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में भी 6 कार्बन यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है नायलॉन 66। इसको पढ़ने का तरीका होता है 66। अब यहाँ पे यूज करते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और यहाँ पे एडिपिक एसिड। देख रहे हैं यहाँ पे भी 6 कार्बन है, 4 और 2 6, यहाँ पे भी आपके 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन की वजह से इनका नाम होता है क्या है, यहाँ पे NH2 से आप H निकाल दीजिए, यहाँ से भी H निकाल दीजिए, और साथ में इसका OH। तो मैं एक करके बस दिखा दे रहा हूँ, ये H है, ये आपका इसका H, तो यहाँ से HOH निकल जाएगा, और साथ में इधर भी अगर आप चाहिए तो H को एक नीचे कर लीजिए, इसका H और इधर वाले का OH। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि एक कंटेनर में मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे OH और H यानी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आपके -NH2 निकल जाते हैं, या तो चाहिए तो आप NH2 ऐसे लिख दीजिए, मॉलिक्यूल बचा रहेगा। NH2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद इसका देखिए ओपन स्पेस चेन ये बचा रहेगा, और इधर से ओपन स्पेस आपका ये चेन बचा रहेगा, साथ में पूरा कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा, और इधर का चेन ओपन ये बचा रहेगा, इधर का H ये जाएगा। तो आप देखिए कंपाउंड क्या बनता है, NH CH2 NH CH2 NH, और NH के साथ कौन जुड़ जाता है, पूरा C डबल बॉन्ड ग्रुप।
तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, कितने कंपाउंड्स हैं 4, CH2 4, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और इधर भी ओपन इधर भी ओपन। मैंने बताया था ये ओपन चेन रहती है, क्योंकि यहाँ पे n दिखाना है तो n कुछ भी हो सकता है। जब कंप्लीटली n हमें पता चल जाए तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं उसको कि वो इतना रहा होगा। तो ये आपका होता है नायलॉन 6X। अच्छा, इसका नाम नायलॉन पढ़ने का रीजन भी क्या है, नायलॉन NY मतलब होता है आपका न्यूयॉर्क, और L1 मतलब होता है LON मतलब लंदन, इसकी वजह से भी इसका नाम पड़ा है नायलॉन। क्योंकि ये नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन की दोनों कंपनियां मिलकर इसके डिस्कवर की थी, इसलिए इसका नाम होता है नायलॉन। एक तरह से सफिक्स की तरह ही मान लीजिए आप उसको। दूसरा हम देखते हैं नायलॉन 610, ये होता है दूसरा। तो यहाँ पे नायलॉन 610 में हमारा क्या जो होता है, ये भी आपका है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये आपका है, और साथ में क्या लिया जाता है सैप्सिक एसिड। तो सैप्सिक एसिड में हमारा क्या होता है 10 बोला गया है, तो 10 मतलब 10 कार्बन होने चाहिए, तो 8 कार्बन ये हो गया 9 और 10, तो 10 कार्बन हो गया। यहाँ से भी वही काम होगा, COOH का H जाएगा, इसका H जाएगा, इधर से भी OH जाएगा, इसका H रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका निकल जाएगा, पूरा कंपाउंड एडिट जुड़ जाएगा। इसका मतलब नायलॉन 610। नायलॉन 610 क्यों बोला जाता है, देखिए ये 6 है और ये पूरा 10 है, इसलिए इसका नाम है नायलॉन 610। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके यूज के बारे में डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे देखिए दीज आर द यूज आर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्पोरेट ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस। ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, मतलब वो ब्रश में जो वाइट पूरी ब्रश की रेखा वो रहती है ना, रेसे, उसको बोलते हैं ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस, ये होता है। और साथ में कारपेट वगैरह में यूज होता है, फाइबर टेक्सटाइल में भी यूज होता है इसका। और दूसरा जिसका कहता है इट इज यूज्ड सब्स्टिट्यूट फॉर मेटल इन बियरिंग एंड गियर्स। देखिए चूंकि ये टफ होता है, हार्ड होता है, इसलिए जो मेटल्स के गियर वगैरह बनाए जाते हैं उसके जगह पर हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर मेटल का गियर ना बना जाए तो हम इसी को यूज करके बना देते हैं। जो गाड़ी की गियर वगैरह होती है इसी का बनाया जाता है, बियरिंग एंड गियर्स दोनों इसी का बनाया जाता है। मेटल की जगह मेटल के सब्स्टिट्यूट का भी काम करता है, क्योंकि ये टफ होता है, मेटल की तरह स्ट्रांग होता है। अब इसके बाद एक डिस्कस करेंगे नायलॉन 6, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले।